Start part 2 of Before the Industrialization. बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन के जो पहले के जो बात, इससे पहले हम लास्ट जो वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था एंड द टू पिक्चर ऑफ द डॉन ऑफ द सेंचुरी एंड द आपका था द टू मैजिशियन के बारे में इंट्रोडक्शन जो पार्ट था इस चैप्टर का। और इसमें हम पढ़ रहे थे बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पहले जो कंडीशन और सिचुएशन यूरोप में कैसी थी, कि उसमें प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि गिल्ड सिस्टम क्या है, जो अर्बन मर्चेंट को न्यू मर्चेंट को एंट्री नहीं दिया जाता था, मोनोपोली राइट रूलर द्वारा, जो वहाँ मोनोपोली राइट जो अधिकार दिए गए थे अर्बन एरिया के, इसलिए वो मूव कहाँ गए, कंट्री साइड्स में चले गए। तो अब आइए पार्ट 2 में देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो आपका द सपोज आपका देखते हैं इसमें द in the countryside of the in the countryside poor peasants and artisans began working for the merchant। अब नाउ इन द कंट्री साइड कहने का मतलब है देहाती क्षेत्र के, जो यूरोप के जो शहर के, इंग्लैंड ब्रिटेन के जो देहाती क्षेत्र के जो एरिया थे, जो पुअर पीजेंट अब क्या करने लगे, आर्ट पीजेंट्स और किसान और कारीगर जो थे बिगन टू अब शुरुआत करने लगे, किसके लिए काम करने लगे, मर्चेंट्स के लिए। तो इन द सेक्टर, क्योंकि वो उनका क्यों करने लगे, क्योंकि इन दिस एग्रीकल्चर सेक्टर, जो अपने छोटे छोटे प्लॉट्स पे वो खेती कर रहे थे, जो ओपन फील्ड खुले खेत थे, वो क्या हो गए थे, विलुप्त, मतलब कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा क्या हो रहे थे वो, और कॉलोनी द्वारा वो हथियाए जा रहे थे, जिसके कारण से उनकी खेती डे बाई डे क्या हो रही थी, कमते जा रही थी। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि आप द व्हेन द मर्चेंट, आपका देखिए मर्चेंट केम अराउंड द when the merchant आपका came around the different offered advanced to produce good for them, तो तो देखिए, तो when the जब मर्चेंट को जब आए किसान, जब इनकी जो खेती बाड़ी थी, जिसकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी थी वो क्या थी, काफ़ी ठप पड़ गई थी। इनका जो ईंधन वगैरह वहाँ के जंगलों से और वहाँ के जो एरिया थे वहाँ से वो क्या कर रहे थे, अपने लिए जो बेरीज कॉमन लैंड पे वहाँ पे सर्वाइवल के थोड़ा बहुत आमदनी हो रहा था, और वो बड़ी मुश्किल से अपने जीवन को सर्वाइव कर पा रहे थे। तो यहाँ बेरीज और वेजिटेबल और है स्ट्रॉ, ये सारे चीज़ क्या कर रहे थे भाई वहाँ पे, कहने का मतलब क्या कर रहे थे, उससे अपना जीवन आमदनी। तो जब मर्चेंट्स आए कंट्री साइड में, केम अराउंड था, और उन्होंने ऑफर्ड किया एडवांस टू प्रोड्यूस की, उनके लिए वो क्या करे, कपड़ों मतलब सामान का उत्पादन करे, प्रोड्यूस बनाए, तो वो फ़ौरन क्या हो गए, मान गए अपने जो, कहने का मतलब वो अपना इस काम को करने के लिए फ़ौरन मान गए। एंड दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड, और इससे देखिए, और अगर वो काम करते हैं तो अपने वो, जैसे अगर वो काम कर रहे हैं सपोज कि मर्चेंट्स के लिए, जो घर के पास ही आकर उनको ऑफ़र कर रहा है, उनके पास पास में लैंड था, जो भी थोड़ा बहुत जो खेती करते थे, इससे क्या उनको हेल्प मिलता, वाई वर्किंग फॉर द मर्चेंट दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। तो इससे आपका क्या होगा, जैसे कि, तो दूसरा जो पार्ट है, जो इसके साथ काम करते हैं, जो उनके लिए अगर वे काम करते हैं तो वे कहाँ रह सकेंगे, कंट्री साइड में ही वे रहते हुए अपने जो छोटे खेत है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड्स पे लगा, उसको खेती वाले काम कल्टीवेट भी मतलब कर सकेंगे, अपने छोटे छोटे प्लॉट को वहाँ भी काम साथ ही साथ कर सकेंगे, ऐसा उनको लग रहा था और वो ऐसा कर भी रहे थे। तो इनकम जो फ्रॉम द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जैसे कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, इंटरनेशनल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर इंटरनेशनल मार्केट, नॉट इन फैक्ट्री, जो कहाँ होता था, घरों में होता था। जो उनके इनकम आ रहा था, किससे आ रहा था, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो कर रहे थे प्रोडक्शन से, उससे क्या आ रहा था, सप्लीमेंटेड, मतलब कि आपका देयर श्रिंकिंग इनकम, जो उसके डूबती हुई आमदनी को क्या मिला, सहारा मिला, इससे जो इनकी काम मिला मर्चेंट द्वारा। और आल्सो अलाउड देम ए फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्स, मतलब कि इस तरह से, मतलब कि क्या हुआ, जो पूरे परिवार का मतलब कि एक काम मिल गया, संसाधन मिल गया, जिससे क्या हुआ, इस काम में पूरे परिवार को भी रोजगार मिलता गया, जैसे हस्बैंड वाइफ होता था और जो परिवार के अन्य लोग होते थे, साथ ही साथ ये फैमिली, कोई सूत काट रहा है, कोई स्पाइनिंग कर रहा है, कोई स्पिंडल चला रहा है, तो बहुत सारे जो इंगेज हो गए और सभी को काम मिलने लगा, जो इससे सभी की आमदनी भी क्या हुई, बढ़ने लगी, इंक्रीज हुई। तो इसमें अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो आगे आपके चैप्टर में दिया हुआ है, क्या आप देखेंगे कि आगे जो है आपका चैप्टर में क्या था, जैसे कि इसमें हम देखते हैं क्या,
कि इसमें रिलेशन क्या था, मतलब कि कंट्री साइड, आपके कंट्री साइड और जो टाउन और कंट्री साइड के बीच रिलेशन कैसे बना। तो इसमें देखिए क्या होता था। तो विद इन द सिस्टम मतलब कि एक क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड, मतलब ये काफ़ी नज़दीकी, मतलब कि क्या हुआ, गहरा संबंध बन गया टाउन और कंट्री साइड के इलाके में। किसके बदौलत? मर्चेंट के बदौलत, क्योंकि वो मर्चेंट शहर में जाके अपने काम से वहाँ से आते थे, यहाँ कंट्री साइड में जो यहाँ लोग रहते थे उनको एडवांस दिया करते थे। टाउन से जो लोग आते थे एडवांस किसको देते थे? कंट्री साइड। जो कंट्री साइड के जो लोग होता था, जो यहाँ के लोग होते थे, वो क्या करते थे, मतलब कि स्पाइनिंग का काम करते थे। और कुछ लोग, जैसे कुछ लोग को वीविंग का काम करते थे एंड वाई कुछ लोग डाइंग का भी काम करते थे। और जब फिनिश प्रोडक्ट होता था तो फिनिशिंग का काम कहाँ होता था? वापस इस शहर में या इंग्लैंड में ही, इसका जो ब्रिटेन में जाके इसको मतलब कि फिनिशिंग किया जाता था। सारे काम को यहाँ कर लिया जाता था आपके अलग अलग जगहों पे। जो इस तरह से क्या हुआ, इसके काफ़ी जो एक मतलब कि एक मर्चेंट के अंडर में बहुत से मतलब कि जो लेबर काम करने लगे। कुछ लोग स्पिनिंग का काम करने के लिए उनको पैसे एडवांस देते थे किसके अंडर, कुछ वीविंग का काम करते थे, कुछ डाइंग का काम करते थे। एक जो मर्चेंट व्यापारी के लिए, सौदागर के लिए, वो क्या करता था, उसके अंडर में बहुत सारे लोग होते थे कंट्री साइड में। और वो फिनिश मतलब कि प्रोडक्ट्स को लेकर, मतलब कि कलरिंग, डाइंग क्या होता है, कलरिंग करने का, वीविंग बुनकर, और इसको क्या क्या फिनिश प्रोडक्ट्स को वो वापस शहर में लेकर आता था। और फिर वो मतलब कि यूरोप में वापस उस शर्ट्स को, मान लो सपोज एक शर्ट है, शर्ट के कपड़ों को अगर हम देते हैं, सपोज जो आप शर्ट पहनते हैं, पहले जो आप, अभी क्या होता होगा, अभी जो इंडस्ट्री है, किसी शर्ट का इंडस्ट्री होगा, वहीं सारा काम हो जाएगा। जैसे पेमेंट होता है, स्पाइनिंग का काम उस मशीन के अंदर हो जाएगा, वीविंग का हो जाएगा, डाइंग का हो जाएगा। लेकिन आपका देखिए इसमें क्या होगा, लेकिन वहाँ क्या होता था, सभी जगह पे जो कंट्री साइड में अलग अलग जगहों पे उनको क्या करना पड़ता था, जो अलग अलग जगहों पे ये सारे काम होते थे। किसी के घर में ये जगह पर, किसी इलाके में ये वीविंग का काम होता था, किसी के इलाके में डाइंग का काम होता था। और फिनिशिंग प्रोडक्ट जो आपका किया जाता था ज़्यादातर शहरों में या इंग्लैंड में, उसको वापस ला कर किया जाता था इंडिया से या कहीं और भी उसको ले आया जहाँ फिनिशिंग सेंटर हुआ करते थे। और उसको फिर वापस कहाँ सेलिंग बेच दिया जाता था, उसको इंटरनेशनल मार्केट में फिर उस प्रोडक्ट को बेच दिया जाता था, उस शर्ट को। और ताकि वो क्या कर सके, प्रॉफिट कमा सके। शायद वो इंटरनेशनल मार्केट क्या हो सकता है, यहाँ का भी वो हो सकता है, जैसे कि वो इंडिया में बेच सकता है, वो जापान में भी बेच सकता है, वो अपने अमेरिका अफ्रीका कंट्रीज में शर्ट को जहाँ उसकी कीमत अच्छी मिल रही थी वहाँ उसको बेच देता था। तो अब देखिए इसमें क्या होता है आगे। तो यहाँ पे देखिए दो वर्ड आता है आपके बुक में, देखिएगा कि आपका दो वर्ड आएगा, आपका स्टेपलर्स एंड द फुलर्स। तो स्टेपलर वो कौन लोग थे, जैसे रिलेशनशिप तो आपका टाउन एंड कंट्री साइड में काफ़ी क्लोज हो चुका था, जिससे क्या होना था आपका, जैसे कि आप देखेंगे द मर्चेंट बेस्ड टाउन्स इन वर्क फॉर द मोस्टली, जो वर्क जो किससे वो ऊन लिया करते थे, स्टेपलर होते थे। स्टेपलर का काम क्या करते थे, द पर्सन हु स्टेपल और शॉर्ट्स वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर, मतलब कि उसको एक फाइबर के अनुसार वो क्या करता था, स्टेपल छाटता था उस कपड़े ऊन को, क्या करता था स्टेपलर उसको छाटता था रेशे के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू वूल्स, उस रेशे के हिसाब से ऊन को क्या करता था, छटनी करता था या छाटता था या अलग करता था कि कौन सा क्वालिटी किस कपड़े में हमको रखनी है। और देखिए इसमें और क्या होता था, जैसे कि दूसरा एक फूलर्स का काम क्या था, ए पर्सन हु फूल्स एंड द गैदर क्लोथ बाय प्लीटिंग, मतलब बाय प्लीटिंग मतलब चुन्नट होता है, जो प्लीटिंग के माध्यम से क्या करता था, वो कपड़ों को एक जमा गैदर करता था, जमा करता था। फूलर्स जो क्या करता था, पर्सन हु फूल्स, और उसको गैदर करता था। एंड एक कार्डिंग होता है, कार्डिंग जो प्रोसेस होता है, जो फाइबर जो होता है स्पिनिंग के पहले जो रेडी किया जाता है, आपको क्या आर प्रिपेयर्ड प्रायर टू स्पिनिंग, जो प्रायर टू स्पिनिंग, स्पिनिंग के पहले जो आपका जो ऊल्स और जो उस कपड़े को जो रेडी किया जाता है, जो धागों को, उसको कार्डिंग कहते हैं, अलग किया जाता है। कॉटन और ऊल्स को जैसे कि अलग किया जाता है बिफोर स्पिनिंग, तो उसे क्या करते हैं, कार्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो जो स्टेपलर जो क्या करता था, आपका स्टेपलर जो होता था वो परचेज जो मर्चेंट जो मर्चेंट क्लोथियर जो, तो देखिए क्या होता था इसमें, जो मर्चेंट होते थे आपके, जो मर्चेंट क्लोथियर इन इंग्लैंड में जो परचेज करते थे आपके फाइबर किससे, आपके स्टेपलर से करते थे। देन वो
कहाँ भेजते थे आपके कपड़े को, फिर स्पिनिंग के लिए सेंड कर देते, फिर स्पिनिंग के लिए उसको सेंड करते थे। स्पिनर्स जो होते थे सब, तो इसको हर स्टेज से क्या होता था, जो स्टेपलर के बाद हर स्टेज बाय स्टेज इसको गुजरना पड़ता था स्पिनिंग के लिए। फिर उसके बाद स्पिनिंग का जो कपड़ा हुआ, फाइबर हुआ, तो उसके बाद वो क्या जाएगा आपका यार रीड टू अस्पुआज स्पून, उसको वीविंग के लिए मतलब कि भेजा जाता था। फुलर्स के माध्यम से क्या किया जाता था, उसको वीविंग के लिए भेजा जाता। देन आफ्टर, तो जब वीविंग कपड़ा हो जाता था, देन उसके पास फिर डायर के पास डाइंग के लिए सेंड किया जाता था। और इस प्रकार से क्या, द फिनिश प्रोडक्ट, जो फिनिश प्रोडक्ट होता था आपका, क्या होता था, जो फिनिश प्रोडक्ट होता था डन इन लंदन, वर्क डन, जो फिनिश वर्क जो डन किया जाता था कहाँ, लंदन में किया जाता था। बिफोर द एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंट सोल्ड द क्लोथ, मतलब कि इन इंटरनेशनल मार्केट, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के सोल्ड करने से पहले आपको कहाँ फिनिशिंग किया जाता था, लंदन में, ठीक है। और यहाँ पे जो लंदन इस तरह से क्या बन गया, लंदन को इस रूप से जब ज़्यादातर जो चीज़ें हुआ करती थी, जो लंदन में क्या होता था आपका, जो फिनिशिंग सेंटर के नाम से क्या होगा प्रसिद्ध फिर होने लगा। सारा जो फिनिशिंग प्रोडक्शन होता था आपके जाके लंदन में होता था इंटरनेशनल, फिर वहाँ से वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए सेलिंग के लिए भेजा जाता था कि कहाँ कौन से कंट्री में डिमांड है, और उसको सप्लाई कर दिया जाता था। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो इससे क्या हुआ कि देखें हम, क्या जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, कहने का मतलब जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम बाज इस प्रकार से कैसे, जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम इस, तो थस इस प्रकार द पार्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ द कमर्शियल एक्सचेंज, जो कमर्शियल एक्सचेंज का एक तरह से क्या हुआ, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या बन गया, पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ द कमर्शियल एक्सचेंज, जो आपका कहाँ कंटाउन और कंट्री साइड, और फिर भी कहाँ जाता था आपका, लंदन में जाता था। इस तरह से प्रोसेस होता था। इट वाज कंट्रोल्ड बाय द मर्चेंट एंड द गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड बाय द वास्ट नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, और इसका जो सारा नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता था, मर्चेंट के जो द्वारा किया जाता था, जो कपड़ा व्यापारी हुआ करते थे। एंड द प्रोड्यूस्ड बाय वास्ट नंबर ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी संख्या में की जाती थी, बट नॉट इन फैक्ट्रीज। ओके, तो ये था फोटो, और इसमें जो विद इन द फैमिली फार्म में किया जाता था सारा प्रोडक्शन। और इसमें क्या होता था, एट ईच स्टेज, जो स्पेनिंग का काम है, वीविंग का काम है, डाइंग का काम है, एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन 20 to 25 वर्कर एम्प्लॉयड बाई ईच मर्चेंट, प्रत्येक मर्चेंट का क्या होता था, हर स्टेज के लिए एक एक काम के लिए 20 से 25 लोग हुआ करते थे। जैसे 20 लोग डाइंग कर रहे हैं, 20 लोग स्पिनिंग कर रहे हैं, 20 लोग वीविंग कर रहे हैं, 20 लोग और भी फिनिशिंग कर रहे हैं जाके। तो इस तरह से जो इसका मतलब जो आता, इसका मतलब यह होता है, जो ईच क्लोथियर, जो प्रत्येक जो आपका सौदागर या कपड़ा व्यापारी होते थे, वेयर कंट्रोल 100 ऑफ वर्कर्स, मतलब कि एक किसके जो मतलब कि प्रत्येक जो ईच जो मर्चेंट होता था उसके अंडर में जो कंट्रोल करता था लगभग 100 से अधिक वर्करों का अपने अंदर में रखता था, ताकि वो प्रोडक्शन ज़्यादा लोग ज़्यादा काम उस समय होता था, क्योंकि मशीनें नहीं हुआ करती थी। सारा जो हैंडमेड हुआ करता था प्रोडक्ट, कपड़ा जो वीविंग होता है, जो चरखा चलाते थे, ये सारे काम हुआ करते थे। तो ये था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले ये इस तरह के जो सिस्टम आपका था। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, किस तरह से स्टेपलर और फुलर हेल्प करते थे और कार्डिंग किया जाता था, और ये सारे चीज़ को हम लोग कंप्लीट करते थे। जो आपका कपड़ा फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस था इस तरह से चलता था। तो आगे देखते हैं, इसमें आपका जो सेकंड टॉपिक आता है द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। तो इसमें क्या है देखते हैं हम। तो ये था बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद हम देखेंगे द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री का आगमन जो हुआ आपका, फैक्ट्री का जो आगमन हुआ वो कब हुआ, तो बाई 1730 में आपका देखते हैं क्या हुआ। बाई 1730 में द फर्स्ट जो आपका जो देखिए इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड जो अर्लीस्ट फैक्ट्री जो आपका कब आया था, बाई मतलब 1730 के द्वारा क्या हुआ था, आपका फैक्ट्रीज का आगमन हो चुका था 17th सेंचुरी में इन इंग्लैंड में, जो पहला फैक्ट्री आ चुका था। बट इसका जो नंबर ऑफ जो फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई मतलब कई गुना जो आपका जो बढ़ा, ये कब हुआ, 18th सेंचुरी में इसका जो फैक्ट्रीज का काफ़ी संख्या में जो was the only late 18th century that the number of फैक्ट्री जो क्या हुआ इसका मतलब कि आया आपका 18th सेंचुरी में कई और भी ज़्यादा फैक्ट्रीज को
तो इसमें हम देखेंगे क्या आपका जो तो देखिए जो द फर्स्ट जो आपका 1730 में क्या होगा, पहला जो आपका फैक्ट्रीज आया, लेकिन जो इसमें कई सारे जो गुना आपका जो फैक्ट्री बढ़ा, मल्टीपल फैक्ट्रीज मल्टीपल हुआ, वो 18वीं मतलब 18th सेंचुरी में हुआ। जबकि द फर्स्ट सिंबल ऑफ न्यू इरा जो था, जो नए ज़माने का जो सिंबल था, वो कॉटन था, क्योंकि सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री का ही सेटअप किया गया था। जो कॉटन का ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट होता था इंग्लैंड में, दूसरे कंट्री से वो इम्पोर्ट करता था। तो इसमें देखिए क्या हुआ, जो आपका जो इट्स प्रोडक्शन जो क्या हुआ था, बूम्ड इन द जो आपका था मतलब कि 1716 का जो समय था 18th सेंचुरी का, वो क्या हुआ, इसमें काफ़ी प्रोडक्शन में मतलब तेज़ी से आया। क्यों आया, जैसे कि इसमें जो 19th सेंचुरी में था आपका जो मतलब कि जो इम्पोर्टिंग कर रहा था वो 2.5 मिलियन से सीधा ये बढ़कर जो पाउंड्स ऑफ रॉ कॉटन का वाई द मतलब कि आपका जो 18 मतलब 27 सालों में क्या हुआ, ये आपका द इम्पोर्ट सोड मतलब कई गुना बढ़ गया, 10 गुना से ज़्यादा 22 मिलियन हो गया। जो 2.5 मिलियन था वो कितना हो गया, 22 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन आने लगा। तो इसमें देखिए इतना उत्पादन इंपोर्ट में क्यों हुआ, जो इम्पोर्टिंग बाहर से कॉटन जो इंडस्ट्री के लिए मंगा रहा था या फिर फोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मंगा रहा था, जो इम्पोर्ट कर रहा था, वो काफ़ी कई गुना बढ़ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 18th सेंचुरी में जो क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जो एफिशिएंसी थी आपकी, जो क्षमता थी मशीनों की, और उसमें जो गुणवत्ता में क्या हुआ, क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट आया, जिसके कारण से कार्डिंग, ट्विस्टिंग, ऐंठना जिसे कपड़ों को होता है कसना, एंड द स्पिनिंग और रोलिंग, ये सारे जो स्टेज थे काफ़ी तेज़ी से क्या हुआ डेवलप हुए, और उसको काफ़ी मतलब कि एफिशिएंसी आ गई, क्षमता आ गई, मतलब कपड़ा बनाने में काफ़ी उसको इम्प्रूवमेंट आ गया, जिससे क्या हुआ पर वर्कर आपका जो कैपेसिटी था इम्प्रूव कर गया। जो अब एक वर्कर पुरानी चीज़ों से 2 दिन में कपड़ा बना रहा था, अब उतना ही 2 दिन में वो ज़्यादा नंबर ऑफ शर्ट को वो सिल रहा था या प्रोडक्शन दे रहा था, चीज़ों को बना रहा था। तो आगे देखते हैं इसमें क्या। तो 18th सेंचुरी में जैसे इंक्रीज द एफिशिएंसी बढ़ने के साथ, जैसे कार्डिंग और ये सारी चीज़ों में क्या हुआ इम्प्रूवमेंट आने के बाद भी क्या हुआ, तक जैसे कि आपका दे इन्हांस द आउटपुट ऑफ पर वर्कर, जो क्या हुआ कैपेसिटी क्या हुआ, जो आउटपुट जो परिणाम आ रहे थे प्रत्येक वर्कर पर बढ़ गया, इनेबलिंग टू ईच वर्कर प्रोड्यूस मोर। अब सारे प्रत्येक वर्कर प्रोडक्शन ज़्यादा अधिक से अधिक कर रहे थे, जो काम और अच्छे से कर रहे थे और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, और मेड पॉसिबल दैट प्रोडक्शन आपका देखिए इसमें क्या था आगे। तो ये सीरीज ऑफ इन्वेंशन होने के बाद क्या हुआ 18th सेंचुरी में, जो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच स्टेप पर, तो क्या हुआ आपका ईच स्टेप पे जो एफिशिएंसी थी बढ़ने लगी। और तो इसके बाद क्या हुआ, जो प्रत्येक वर्कर भी अब क्या इम्प्रूवमेंट करने लगा, ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा। तो दिन एक जो आपका जो मिल व्यापारी थे रिचर्ड आर्कराइट जो थे, क्या थे, रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड एक कॉटन मिल, उन्होंने एक कॉटन मिल का स्थापना किया, निर्माण किया, क्रिएटेड किया। बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन कुड बी परचेज, उन्होंने लेकिन अब वे क्या किए, जो कॉस्टली जो न्यू मशीन आई थी बन के इन्वेंशन में, जो शुरुआत में जैसे क्या होता है मशीनें क्या थी शुरू में बहुत महंगी हुआ करती थी, तो सभी के बस की बात नहीं था। जैसे कि अभी भी क्या होता है, जो एप्पल का फ़ोन होता है और सारे जो महंगी महंगी चीज़ें होती है उसका जो संख्या कम होता है, इसलिए वो महंगी होती और काफ़ी परफेक्ट होती हुआ करती थी। तो इसलिए सेटअप एंड द मेंटेन इन द मिल, और उसको क्या किया उन्होंने, सारे महंगी मशीनों को जो कार्डिंग करता था, ट्विस्टिंग करता था, स्पिनिंग, रोलिंग, एक छत के नीचे एक फैक्ट्री में क्या किया उन्होंने सेटअप किया इन द मिल में, एंड द उसके बाद क्या किया उन्होंने, और उसके बाद चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं द विदिन। तो अब द मेंटेन इन द मिल, सभी को एक मिल में वो उन्होंने सारे को मेंटेन किया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया विद इन द, अब सारे जो प्रोसेस हुआ कर रहे थे वेयर, उन्होंने सारे प्रोसेस जो ट्विस्टिंग, कार्डिंग, डाइंग, वीविंग, ये सारे चीज़ों को विद इन द मिल एक मिल के अंदर लेकर आया। ऑल प्रोसेस वेयर बाउट टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट, एक छत और एक प्रबंधन के तहत क्या हुआ सारे काम को ले आए। जो उसी फैक्ट्री में क्या हुआ, एक सेक्टर में आपका वीविंग का काम होता था, स्पाइनिंग का काम होता था, जैसे कि आज के फैक्ट्री में देखते हैं हम। तो इसमें क्या होता था, इससे क्या आसानी होता था, दिस अलाउड द मोर केयरफुल, जिससे क्या होता था जो मालिक हुआ करते थे और जो मोर एयरफुल फॉर अवार्ड सुपरविजन, जो वहाँ के जो प्रोडक्शन हो रहा था प्रोडक्शन प्रोसेस को अपनी देख रेख या उस पर सुपरविजन
कर सकते थे। करने में आसानी होता था टू वॉच ओवर द क्वालिटी, वो किस क्वालिटी का कपड़ा फॉर्मेट कर रहे हैं या फॉर्मेशन कर रहे हैं। एंड द रेगुलेशन ऑफ लेबर, और जो रेगुलेशन लगातार जो लेबर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन पर देख रेख नज़र रखने में आसानी हो रही थी। एंड द ऑफ विच द हैड बीन डिफ़िकल्ट टू विन प्रोडक्शन वाज इन द कंट्री साइड। और देखिए क्वालिटी और ये सारी चीज़ों जब ऐसा ये सारी चीज़ों पे जब कंट्री साइड में होता था, ये सारे में काफ़ी परेशानी होती थी क्वालिटी चेक करने में कि कैसे वे लोग काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। और इस समय क्या हो रही थी, धागे वगैरह भी क्या हो रहे थे, काफ़ी स्ट्रांग हो चुके थे कॉटन मिल में। टिल दिस टाइम जो कॉटन प्रोडक्शन था कैरिड विद इन द विलेज और हाउस होल्ड में होता था। तो इस तरह एक इसकी अपेक्षा इसमें काफ़ी आसानी हो रही थी, और वे अपने जो क्या था प्रोडक्शन में जो पे सुपरविजन कर सकते थे ऑन द रेगुलेशन ऑफ लेबर। और जो ये सारे हैव डिफ़िकल्टी हुआ करती थी इन द कंट्री साइड में, इस सारे को दूर किया और सब एक रूफ के अंदर, एक फैक्ट्री के अंदर सारे प्रोसेस को करने लगे। ये था द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज का ये बेनिफिट हुआ। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी में क्या हुआ, अब आगे देखेंगे आप कि इन द अर्ली 19th सेंचुरी में द फैक्ट्री इंक्रीजली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लिश लैंडस्केप। तो इंग्लिश भूदृश्य का अब क्या हुआ, फैक्ट्रीज जो था एक इंटीमेट पार्ट बन गया था, मतलब अभिन्न अंग बन गया था उस इंग्लिश जो यूरोप का जो ब्रिटेन का एक अभिन्न अंग बन गया था फैक्ट्रीज, क्योंकि सो विजिबल इज इम्पोजिंग न्यू मिल। और इसमें देखिए ऐसा लग रहा था, मतलब कि आप बुक में देखेंगे इसका पिक, मतलब कि इतने सारे फैक्ट्रीज का मतलब कि मल्टीप्लाइड होने लगा समय के साथ, एक से एक फैक्ट्रीज क्या हुए कपड़े के और दूसरी चीज़ों की फैक्ट्रीज खुलने लगे पूरे इंग्लैंड में। और द इस इट शोज मैजिकल सीम्ड पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी दैट कंटेम्प्रोरी बेयर डैजल्ड। और देखिए जो मतलब कि जो मैजिकल इस तरह से इसका जादू दिखने लगा, जो पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी का जो शक्ति आया था, द पावर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द कंटेम्पोररी, जो पूरे समकालीन उस समय के जो जब लोग देखते थे तो वे क्या होते थे, डैजल्ड हो जाते थे, उनकी आंखें चौंधिया जाती थी। इतने फैक्ट्री और धुआं धक्कड़ ये सारे जो काम चल रहे थे, बहुत तेज़ी से फैक्ट्रीज का मतलब कि इंक्रीजमेंट होने लगा उस समय। तो दे कंसंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल, उनका सारा ध्यान जो कहाँ चला जाता था, जो लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इन्वॉल्व थे उस समय, ऐसा नहीं कि सभी लोग फैक्ट्रीज में ही काम फिर करने लगे फैक्ट्री इन्वेंट होने के बाद। कुछ लोग और भी बाकी लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में अपना जो हैंडमेड प्रोडक्ट था उसको भी बना ही रहे थे। और तो वो ऑलमोस्ट क्या हुआ, फॉरगेटिंग देयर वायलेंस, अपनी गलियों और जो जहाँ वो मतलब कि क्या हुआ, ऑलमोस्ट वो सभी चीज़ों को लगता है भूल गए। जैसे कि आपका क्या हुआ, ऑलमोस्ट फॉरगेटिंग द वायलेंस एंड द वर्क्स ऑफ वेयर प्रोडक्शन एंड स्टिल कंटिन्यूड। जहाँ पे अभी भी क्या हो रहा था, उन गलियों को वे क्या भूल गए जहाँ पे क्या हो रहा था अभी भी प्रोडक्शन और उत्पादन, मतलब कि जो वर्कशॉप था और जहाँ पे क्या हो रहा था, मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो काम चल रहा था वो भी अभी 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 तक क्या था, कंटिन्यू लगातार चल रहा था। लेकिन उसको भी क्या लगता है भूल चुके थे, मतलब कि उसको भूलते ऑलमोस्ट लगभग फॉरगेटिंग द वायलेंस एंड द वर्कशॉप ऑफ द प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यूड। जो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था उन पर पूरा ध्यान, सारे का ध्यान कहाँ पे आ गया था, फैक्ट्रीज की ओर अट्रैक्ट हो चुका था। तो आगे देखते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक आपका था पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। जो इंडस्ट्रियल बदलाव है आपका, चेंज है, उसकी रफ्तार क्या है, पेस, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू। और इससे आप रिलेटेड पहले बुक को रीडिंग करेंगे और उसके बाद रिवीजन नोट्स को आप रिवाइज करेंगे। थैंक यू।